तो कल जो बेसिक नॉर्मल तरीके का जो वेक्टर स्पेस होता है, सब स्पेस होता है, डायमेंशन चेक करते हैं, वो सारा हो चुका है। आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे, मैट्रिक्स और पॉलिनोमियल का केसेस से डील करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो सारा प्रोसेस अभी भी वैसे ही है, कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे पहला मान लो हमारे पास वेक्टर स्पेस है वी ओवर एफ, कुछ इस तरह से दिया गया है सी एन क्रॉस एन ओवर सी। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिसेस का कलेक्शन है, और उसके उसमें उसमें वेक्टर स्पेस बनाया गया है, ओवर द फील्ड सी बनाया गया है, ठीक है, ऐसे करके। तो जैसे अब इसमें से कुछ सब स्पेसेस हम लोग लेते हैं। सपोज करो एक W जो है वो कलेक्शन ऑफ, ऐसा करो इसको वेक्टर स्पेस को 2 by 2 ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग आगे, ओके। जैसे C 2 by 2, ठीक है। दिस इज द VS ऑफ ऑल 2 by 2 मैट्रिसेस। एंट्रीज कहाँ से आएंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगी। एंट्रीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसका एक सब स्पेस हम कुछ इस तरह से लेते हैं, एक सेकंड। डब्ल्यू भी द वेक्टर सब स्पेस कुछ इस तरह से बना रहे हैं, ABCD 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, जहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो हमारे ABCD हैं ये असल में कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं, बट इसमें एक कंडीशन डाल दिए हैं कि सपोज करो कि ए दिस इज इक्वल टू बी, ऐसे बता दिए हैं, ठीक है। ए इक्वल टू बी बताया हुआ है, तो इस केस में हमको इसका डायमेंशन चेक करना पड़ेगा कि ये इसका डायमेंशन क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये सब स्पेस है, ठीक है। सब स्पेस का टेस्ट जो यूज़ करेंगे उसके हेल्प से हम कह पाते हैं कि हाँ ये है। अगर तुम दो मैट्रिसेस का सम भी अगर चेक करो कि जैसे ABCD ऐसे ले लिए, दूसरा कोई मैट्रिसेस ले रहते हैं EFGH, अगर इन दोनों का सम कर रहे हैं तो हमारे पास A+E, B+F, फिर उधर C+G एंड D+H आ रहा है, ठीक है। तो अब हमको नेक्स्ट ये देखना है कि ये जो वेक्टर स्पेस, ये जो वेक्टर बन, ये जो मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स इस वाले W में बिलोंग करता है। तो उसके लिए हमको ये कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि A+E जो है वो B+F के इक्वल हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मैट्रिसेस रखा जा रहा है उसमें देखो A और B आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक तो ये पता था कि ए जो है वो बी के इक्वल है, दूसरा ये जान रहे थे कि ई जो है वो एफ के इक्वल है, ठीक है। अगर हम इसको दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिल रहा है A+E दिस इज इक्वल टू B+F। इसका मतलब हो गया कि जिस कंडीशन की ज़रूरत थी इन दोनों को इक्वल करना था वो एग्जैक्टली यहाँ से हो रहा है। दैट्स वाई ये जो मैट्रिक्स नया बना है ये हमारा W में बिलोंग करेगा। सिमिलर वे में स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर चेक करो तो वहाँ पर भी वैसे ही कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये W जो होता है ये अपनी सब स्पेस है। अब नेक्स्ट इसमें देखो कि इसका डायमेंशन कैसे चेक करेंगे। डायमेंशन के लिए, हाँ बोलो। दिया हुआ नहीं है लेकिन बनाना पड़ेगा इसको। देखो असल में जब हम लोग के पास एक एलिमेंट, हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे थे ABCD, ठीक है। ये कहाँ से ले रहे थे? W से ले रहे थे। अगर ये W का एलिमेंट है तो यहाँ पर पता चल रहा था कि A जो है वो B के इक्वल हो रहा है, ठीक है। वहीं पहला टेस्ट को करने के लिए दो लोगों का सम करना चाहिए ना, तो इसलिए दूसरा मैट्रिक्स लिए EFGH, ठीक है। वो भी हम W से ही ले रहे हैं। अगर ये W से आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ भी रहेगा ना कि E इक्वल टू F होना चाहिए, ठीक। ठीक है। तो अब क्या है, इन दोनों का सम को देखना है कि क्या ये W में है कि नहीं है। तो दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो A+E बन रहा है, B+F बन रहा है, C+G आ रहा है और D+H आ रहा है, ठीक है। अब ये अगर W में बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन होगा कि A+E इक्वल टू B+F होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमको चेक करना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके देखो अगर इन दोनों को सम कर दें, इन दोनों का सम ले लेते हैं, तो सम लेने पर हमको एक साइड में A+E मिल रहा है और दूसरे साइड में B+F
इस तरह से। तो इसकी वजह से कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स सम करने पर जो आउटपुट आ रहा है, जो मैट्रिक्स बन रहा है, ये एग्जैक्टली डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, और डब्ल्यू में बिलोंग करने की वजह से ये हो जाएगा तुम्हारा एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो चुका है। ठीक है। सिमिलर वे में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, एक अल्फा लेते हैं, उसको ए बी सी डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा डॉट ए, अल्फा डॉट बी, अल्फा डॉट सी, अल्फा डॉट डी होता। ठीक है। अब ये देखना था कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, तो ये प्रूफ करो कि ए अल्फा दिस इज इक्वल टू अल्फा डॉट बी, ये इक्वल होना चाहिए। तो वो तो इक्वल होगा ही, क्योंकि ए इक्वल टू बी ऑलरेडी था, सिर्फ अल्फा अल्फा इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया। इसी वजह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोज हो रहा है। देन हम कहेंगे कि हमारा जो ये डब्ल्यू है, ये इसका सब स्पेस बन रहा है। ठीक है। समझ में आया सब स्पेस तक का। अब नेक्स्ट डायमेंशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो डब्लू का एलिमेंट है वो तो ए बी सी डी टाइप का रखा हुआ है, उसमें बताए हुए हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है। तो क्यों ना हम इसको इस तरह से लिख दें, सी ए सी डी। ठीक है। अब अगर हम इसको चाहें स्प्लिट करके लिखना, तो कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इंटू 10, एक मिनट, 1100, फिर उसके बाद सी इंटू 0010 प्लस डी इंटू 001, ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास ये तीन ऐसे मैट्रिक्स आ रहे हैं जिनके हेल्प से किसी भी एक जनरल वेक्टर को, जो जो कि डब्ल्यू का एलिमेंट है, उसको जनरेट कर सकते हैं इन तीनों के हेल्प से। ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो बी इज द कलेक्शन ऑफ दीज थ्री मैट्रिसेस, एक ये हो गया 0010, और तीसरा 001, ये इन तीनों का कलेक्शन है। इन तीनों को सम करेंगे तो इन तीनों के कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, इस तरह का एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा जो कि बेसिकली डब्ल्यू का एलिमेंट है। ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिस की तरह काम करेगा। अगर तुम इसमें चेक करना चाहो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से तुम सपोज करो इसमें अल्फा मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बीटा और यहाँ पर गामा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको कंडीशन देखने को मिलेगा कि बीटा की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो रही है, गामा की वैल्यू भी जीरो हो रही है। फिर एक तुम ये भी देखोगी कि अल्फा की वैल्यू भी जीरो हो रहा है। ठीक है। एक बार सम करके देखो तीनों को, इस तरह से इससे मल्टीप्लाई करके तुमको एग्जैक्टली यही मिलेगा। और जब ये आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ, ये बी जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी आ गया, दूसरा जनरेटिंग सेट भी बन रहा है। दैट्स व्हाई दिस बी इज ए बेसिस ऑफ दैट डब्ल्यू। ओके। तो ये हमारा बेसिस बनेगा। एंड सेकंड, जब इसका डायमेंशन चेक कर रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये तीन एलिमेंट है यहाँ पर, इसीलिए डायमेंशन यहाँ पर 3 बन जाएगा। इसी तरह से सेम सब कुछ वही रखो, वेक्टर स्पेस अभी वही रख देते हैं, C2 × 2 ओवर सी ही रखो, डब्ल्यू जो कर देना, इस तरह से अभी मैट्रिक्स दे रहे हैं ए बी सी डी, सच दैट कि ए प्लस बी इक्वल टू हमारे पास जीरो आ रहा है। तो अब इसको, इसके हेल्प से तुमको चेक करना है कि व्हाट विल बी द डायमेंशन और उसका बेसिस। ठीक है। सेम प्रोसेस है, अपना यूज करके देखो। यस। गुड, एक्सेलेंट। तो तुम्हारा वर्क कुछ इस तरह से ही हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम एक मिनट, हम यहाँ पर वेरीफाई कर दे रहे हैं, तो मैच कर लेना। ठीक। ए इक्वल टू हमारे पास माइनस ऑफ बी आ रहा है, तो इसके हेल्प से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी की जगह पर सपोज करो माइनस ए यूज़ कर दिए, तो हम इसे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सी और डी, तो बेसिस एलिमेंट यहाँ से मिल रहा होगा तुमको, एक 1 - 1 और 0 0, फिर उसके बाद दूसरा बेसिस एलिमेंट तुम्हारे पास आया होगा 0010, और तीसरा बेसिस एलिमेंट 00, इस तरह से आया होगा। या फिर हो सकता है कि -1, हाँ ये आया होगा, तो यहाँ से भी ये यही हमारा बेसिकली बेसिस बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से डायमेंशन हमारा 3 बन जाता है। गुड। नेक्स्ट, सपोज करो
कि इसी तरह से मान के चलो कि तुम्हारे पास इस तरह से कुछ डब्लू जो है वो ऐसा कलेक्शन दे रहे हैं हम, ए बी सी डी इसका कलेक्शन है, और यहाँ से हम ये पूछ रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो इस केस में तुमको डायमेंशन चेक करके बताना है कि क्या डायमेंशन आएगा, और बेसिस देखना। हम्म। 1 - 1, पहली बार पहली बार -1 आ गया। अच्छा वो लिया, ओके ओके, तब ठीक है, तब ठीक है। 1 - 1 0 0 गुड। दूसरा, ठीक है, 1 0 इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट। हम्म, गुड, यही होगा बेसिस, ठीक है। चलो अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ पर तो हम लोग C2 × 2 ओवर सी रखे हुए थे, ठीक है, तब बेसिस हमारे पास कितना आया था, 3 आया था। लेकिन जैसे ही ये चीज़ तुम आर पे कर देना, फील्ड हमारा आर हो जाएगा, तब ये चीज़ 2 × 3 बन जाएगा, यानी कि 6। ठीक है, 2 टाइम जैसे उसमें हो रहा था सेम यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। सपोज करो कि हमारे पास C3/5 ऑर्डर का मैट्रिसेस कलेक्ट किया गया है, ठीक है, ओवर द वेक्टर स्पेस V। ठीक है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/5 है, फील्ड हमारी C है। इसमें एक सब स्पेस हम ले रहे हैं इस तरह से, AIJ 3/5 ऑर्डर के मैट्रिसेस है। एंड इसमें ये बता रहे हैं कि सम और रो सम जो होगा, रो सम इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, मतलब आप जो मैट्रिक्स बनाओगे इसमें फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट का सम जीरो होगा, थर्ड रो के एलिमेंट का सबका सम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से तुमको देखना है कि इसका बेसिस कितना आना चाहिए, बेसिस क्या होगा। तो सबसे पहले एक देखो, इसको जनरल कर लेते हैं इस तरह से, A11, A12, A13, A14 और A15। ठीक है, उसी तरह से B11, C11, B12, C12, B13, C13, B14, C14, B15 और C15। ठीक है, इसमें पता चल रहा है कि ये जो सारे का सम है, रो सम बताया गया है कि जीरो है। ठीक है, तो रो सम अगर जीरो है तो इसका मतलब समीशन ऑफ AIJ, आई रन जे को ऐसा करो, ये कर सकते हैं, मतलब इनका सम अगर करके देखें तो A11 प्लस A13 प्लस A14 प्लस A15 दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि A11 की वैल्यू माइनस ऑफ A12 माइनस ऑफ A13 माइनस ऑफ A14 और माइनस ऑफ A15। इसी तरह से तुम B11 को लिख लो और C11 को लिख लो। ठीक है, ये सारे वैल्यू को इनके जगह पर प्लॉट कर दो। प्लॉट करने के बाद देखो कि इसका बेसिस में कितना एलिमेंट आ रहा है, ओवरऑल कितना एलिमेंट आना चाहिए, से 14 एलिमेंट आना चाहिए। नहीं नहीं, 14 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 14 से कम हो जाएगा, और 1 2 3 एलिमेंट घट रहा है ना, ये करीब करीब 12 एलिमेंट आना चाहिए। एक बार चेक करके देखना। हम्म, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें बेसिस में टोटल 12 एलिमेंट ही रहेंगे, तो ओवरऑल हम डायमेंशन यहाँ पर से बता पाएंगे कि डायमेंशन ऑफ दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो कि यही चीज़ अगर हम आर पे पूछ देते हैं, अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस C3/5, C3 × 5 ओवर आर, हाँ सीधे सीधे 24 हो जाता, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, अब इस पे ही ये फार्मूला है एक्चुअली, इसमें वो फार्मूला का डेरिवेशन बिल्कुल इसी तरह से था कि वेक्टर स्पेस C n × m ओवर सी रखा हुआ था, और इसमें बताया गया कि मैट्रिक्स जो आप रख रहे हो वो मैट्रिक्स n × m ऑर्डर का ही है। ठीक है, और साथ में ये भी बता दिया कि रो सम जो है उसका जीरो कर रहा है, ए आई जे इक्वल टू जीरो,
जे को रन करा दो 1 से लेकर एम तक, इस तरह से। तो ये, हाँ, रो सम इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, तो इस केस में तुमको डायमेंशन वैसे ही चेक करना था कि डायमेंशन कितना होगा। तो डायमेंशन बेसिकली ये हो जाता है एम इंटू एन माइनस एम माइनस एन हो जाएगा। अगर बेसिकली क्या कर रहे हैं, ए वन वन, ए वन टू वन, ए थ्री वन, ऐसे ही करके चलेंगे। तो असल में सारे के सारे रो को ही हम ऐड कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रो को काउंट कर लो और टोटल से उसको माइनस कर दो। ये जो एम एन हम लिखे हैं ना, ये बेसिकली डायमेंशन ऑफ सी एन क्रॉस एम ओवर सी, इसका डायमेंशन, इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन ऑलवेज एम क्रॉस एन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल से एन, टोटल नंबर ऑफ रो को माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक तुमको इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, डिराइव करके देख लेना, सेम जैसे छोटा वाला एग्जांपल किए वैसे ही ये बन रहा है। ओके, ये चीज़ समझ में आया ना, कैसे सी एन क्रॉस एम का डायमेंशन जो है वो एम एन हो गया। ठीक, इसी तरह से जैसे कि अगर तुम्हारे पास सेम वही रखो, एन क्रॉस एम वेक्टर स्पेस रख रहे हैं, ओवर सी बना रहे हैं। ठीक है, इस बार जो डब्ल्यू आ रहा है उसका कॉलम्स हमको जीरो कर दो। डब्ल्यू इज द कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस ए आई जे एन क्रॉस एम such that summation aij equal to 0 I run from 1 to m। मतलब इस बार कॉलम्स को सारे को जीरो कर रहे हैं। ठीक है, तो ए वन, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, डॉट 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 ए वन एन रहेगा। तो इनके कॉलम्स को जो कॉलम का सम सिर्फ जीरो हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास एम है। ठीक है, तो इस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन रहेगा वो हमारा हो जाएगा एम एन माइनस एम, ये बनेगा। ठीक है, हाँ, उस सीट, कल जो सीट हम भेजे हुए थे ना, वो सीट में देखना वहाँ पर दिया हुआ है ये सारा वेक्टर स्पेस का डायमेंशन के सब स्पेस डायमेंशन सारा चीज़ सेटल किया हुआ है, उसमें से तुम चेक कर लेना। ठीक है, ठीक, और उसी में, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यही चीज़ अगर मान लो सी एन क्रॉस एम ओवर आर रहता, तब उस केस में डायमेंशन कितना बन जाता, ये सीधे सीधे टू से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो ये बनेगा। चलो आगे देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास सी थ्री क्रॉस, मान के चलो ऐसे कर दे रहे हैं, 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स का पूरा कलेक्शन किए हुए हैं, ओवर सी ही ले रहे हैं। डब्ल्यू जो है ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन कर रहे हैं ए आई जे 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का, सच दैट कि वैसे एलिमेंट जीरो करना है जिनका आई प्लस जे जो होगा वो 5 हो जाए। ठीक है, मतलब वैसा ए आई जे जीरो होगा जिनके लिए आई प्लस, जिनका कोऑर्डिनेट्स मतलब उनका पोजीशन वाला जो पॉइंट है उनका सम करें तो हमको अगर 5 मिल रहा है तो फिर उस एलिमेंट को हम यहाँ जीरो कर देंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग, हाँ हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास एक तो ए टू थ्री जीरो हो रहा है, ए थ्री टू जीरो हो रहा है, ए फोर वन जीरो होगा, ये टोटल इतने जीरो हो जाएंगे, और तो कोई जीरो नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। ठीक है, तो ये चार एलिमेंट्स जो हैं हमारे जीरो हो रहे हैं, तो डायमेंशन हमारे पास कितना आना चाहिए, टोटल डायमेंशन जो होता है ना, टोटल में से इतने नंबर्स को हटा, बस उसमें घटा दो, तो टोटल तुम्हारे पास 25 आ रहे थे। हाँ, बिल्कुल, तो 21 हो गया। और वैसे भी तुम अगर काउंट करके देखोगी ना तो अब भी तुमको 21 एलिमेंट्स वहाँ मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि अनदर वेक्टर स्पेस बना रहे हैं, इसी तरह से ए आई जे 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का ही है, बट यहाँ बता रहे हैं कि आ, ये कर लो, जब हमारा आई जो है इस 5 को डिवाइड कर देगा तब आप ए आई जे की वैल्यू जीरो कर लोगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि इसका डायमेंशन कितना आ रहा है।
आई सिर्फ 5 को डिवाइड करेगा, जे से मतलब नहीं है हम लोगों को। ठीक है, A11 जीरो हो जाएगा, A12 जीरो हो जाएगा, A13 जीरो हो जाएगा, वन, हाँ ये जीरो होगा, हाँ A51 जीरो होगा, गुड, गुड, गुड। हम्म, बिल्कुल सही। तो टोटल अब डायमेंशन कितना आएगा? गुड, 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आ रहा है। ठीक है, चलो अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। हमारे पास जैसे सपोज करो फील्ड हमारे पास इस बार दिया गया है सी एन क्रॉस एन ओवर सी, ये हमारा वेक्टर स्पेस है। अब यहाँ से जो डब्लू हम ले रहे हैं, W1 दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का कलेक्शन किया हुआ है। और इसमें हम ये बता रहे हैं कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। ठीक है, ट्रेस कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग तुमको बताना होगा कि इसका डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन ऑफ दिस W1। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास एफ एन क्रॉस एम ऑर्डर का कोई भी वेक्टर स्पेस बना रहे हैं, तो उसका डायमेंशन जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू नंबर ऑफ रो हो जाएगा, एन एम हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर जो सी एन क्रॉस एन है, इसका एग्जैक्ट डायमेंशन हमारे पास एन स्क्वायर आ रहा है। तुमको इस सब स्पेस का डायमेंशन चेक करना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो। हाँ ठीक है, ये जीरो कर दिए, A N N। ठीक है, तो अच्छा इसमें से हम ये ऐसे लिख सकते हैं A11 को माइनस ऑफ A22 माइनस ऑफ A33, फिर उसी तरह से माइनस ऑफ A N N। अब इस वैल्यू को तुम A11 के पोजीशन पर प्लेस कर दो। ठीक है, अब उसके बाद देखो कि उसके बेसिस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब कितने डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट डिस्टिंक्ट एलिमेंट तुमको वहां पर दिख रहे हैं पूरे मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर में। 2 बाई 2 चाहे 3 बाई 3 ऑर्डर वाला दिखाते हैं, देखो A11 यहाँ पर A22 हो जाएगा माइनस में, फिर माइनस A33 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद A12 A13 A21 A31 A22 A32 A23 और ये A33, इस तरह के एलिमेंट हो गए। अब यहाँ से तुमको चेक करना है कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिख रहे हैं, सेम सेम के कितने हैं और डिस्टिंक्ट कितने हैं। जितने डिस्टिंक्ट हो रहे हैं एकदम यूनिक यूनिक में, तो उतने ही हमारे वही उतना ही बेसिस भी बनेगा। तो देखो A22 A33 ये दो बार रिपीट हो चुका है, तो दो हमको अलग अलग एलिमेंट मिल गए। A22 A33 ये दो अलग हुए। उसके बाद देखो A12 A13, एक दो तीन चार पाँच और छः, टोटल 8 एलिमेंट दिख रहे हैं। नहीं पता चला? देखो, हाँ, नहीं नहीं मतलब वो नहीं, डिस्टिंक्ट का रिपीट का बात नहीं है यहाँ पर। ये मतलब कितने का जरूर कितने एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, बस उसको देखना है तुमको। रिपीट हो रहा है एक ही जगह पर, एक ही एलिमेंट दो बार आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ टोटल 8 आ जाएगा। तो वही चीज़ को देखना है कितने यहाँ पर एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, बस उसको देख लो। ठीक है, रिपीट रिपीट करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलो। हाँ, बिल्कुल सही। अब अगर हाँ, नहीं 3 बाय 3 है तो टोटल डायमेंशन कितना है इसमें? एन स्क्वायर है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 में से एक घट रहा है तो 8 बन रहा है। तो यहाँ पर अगर देखो
तो ये जो W1 है इसमें एग्जैक्ट डायमेंशन हमारे पास कितना आ रहा है एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर में से एक घटा देंगे, ठीक है, एन स्क्वायर -1 बन जाएगा। ठीक, अब यही चीज को सोचो कि अगर ओवर आर दे देते हैं तब उस केस में डायमेंशन कितना बन जाता, ओवर आर कर देते, हाँ फील्ड ओवर आर कर देते तब। बिल्कुल सही। चलो आगे देखो, डब्ल्यू सपोज करो कि ए आई जे मैट्रिक्स का कलेक्शन है एन क्रॉस एन ऑर्डर वाला, और यहाँ पर तुम्हारे पास कंडीशन दिया गया है कि जो ए मैट्रिक्स है वो अपने ए ट्रांसपोज के इक्वल हो रहा है, यानी कि दिस इज द सब स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वाला सब स्पेस है। ठीक है, अब इसमें से तुमको फिर से वैसे ही डायमेंशन चेक करना है कि क्या डायमेंशन होगा। तो देखो, डायमेंशन चेक करने के लिए हमको सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि ए जो होता है जब वो आपके ए ट्रांसपोज के बराबर हो रहा है तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल होता है। ठीक है, तो अच्छा, अब एक चीज़ सोचो कि जो ये डायगोनल एलिमेंट में जो एलिमेंट है ए आई आई ए जे जे, वो तो उसका डायगोनल एलिमेंट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वो जैसा का वैसा ही रहेगा। जो भी चेंज होगा जब जब हमारा आई और जे अनइक्वल रहता है तभी ये बात को हम कहते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आई नॉट इक्वल टू जे के केस में ही ऑलवेज ए आई जे वाला एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के वाले एलिमेंट से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर एक बार बनाते हैं, A11 A12 A13 A14 डॉट 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 A1n, इस तरह से हो गया। सिमिलर वे में A221 A22 A33 सॉरी 23 A24 डॉट 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 A2n हो जाएगा। सेम ऐसे ही आगे बढ़ें तो हमारे पास N1 N2 N3 N4 और ऐसे चलेंगे तो ANN बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से सेम सेम एलिमेंट कौन कौन से हो रहे हैं, ये दोनों आपस में सेम हो गए। ठीक है, A12 A13 सेम हो जाएगा। उसी तरह से A13 के लिए नीचे यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलना है, A14 के लिए इधर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट रहेगा। सिमिलर वे में A21 के लिए यहाँ कुछ ना कुछ नीचे में एलिमेंट मिलेगा। ऐसे ही चले तो डायगोनल में जितने एलिमेंट ऊपर में रखे हुए हैं ना, उन सभी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको नीचे में एलिमेंट तो उनके जैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम कहें कि हमारे पास टोटल अलग अलग एलिमेंट कितने हो रहे हैं, जितने ज़रूरत के एलिमेंट हैं, रिपीटेशन हो रहा है ठीक बात है, लेकिन रिपीटेशन के अलावा रिपीटेशन के मतलब कितने यहाँ पर ज़रूरत के एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है जो जिसके हेल्प से हम यहाँ पर इसका बेसिस क्रिएट इस मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तो डायगोनल वाले सारे के सारे एलिमेंट आ ही रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट अपने आप में सब अलग थलग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा ये हो गया कि डायगोनल के ऊपर में जितने एलिमेंट है वही सब एलिमेंट नीचे में रिपीट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को टोटल काउंट कर लें और डायगोनल वाले एलिमेंट को टोटल काउंट कर लें तो हमको एग्जैक्टली इसका डायमेंशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो 3x3 मैट्रिक्स में ही देखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो देखना डायगोनल एलिमेंट अपनी जगह पर ठीक है, ये लोग अलग हो गए। अब उसके बाद डायगोनल के ऊपर में जो एलिमेंट रखा हुआ है A12 जो है वो A21 के बराबर है। तो इसकी जगह पर हमको जरूर इसके अगर हम लिख इस मैट्रिक्स को बनाना चाह रहे हैं तो सिर्फ अगर हम A12 सिंगल एक बार ले आए तो हमारा काम बन सकता है। मतलब अगर इसका बेसिस तुम बनाना चाहो तो बेसिस देखो कैसे बनेगा। A11 को आउट कर दिए, 1 0 0 0 0 0 0 0 एक हुआ। उसी तरह से A21 को आउट कर दो तो तुमको मिलेगा 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ऐसे आ जाएगा। सेम उसी तरह से A31 को अगर देखें तो 0 0 0 0 0 0 यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब A12 को आउट करो तो यहाँ से तुमको मिलेगा 0 1 0
1 0 0 0 0 इस तरह से मिलेगा। नेक्स्ट A13 को आउट करना, 0 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे आ जाएगा। उसी तरह से A23 को जैसे ही आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल रहा है 0 0 0 1, ये हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 6 एलिमेंट ऐसे हो रहे हैं जिसके हेल्प से इस मैट्रिक्स को हम जनरेट कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस 3 क्रॉस 3 के केस में हमारा डायमेंशन कितना आ रहा है, 6। ठीक है। तो यही चीज़ को आप सोचना है कि यहाँ पर जो हम A11 A22 A33 निकाले, A12 निकाले, A13 निकाले, A23 निकाले, ये सब एलिमेंट है किधर, ये सारे के सारे में एलिमेंट देखो डायगोनल वाले एलिमेंट है और डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट है। तो अगर हम इन छओं के छओं ऊपर के सारे एलिमेंट को काउंट कर लें तो वो हमको एग्जैक्टली डायमेंशन दे दे रहा है। ठीक है। तो अगर ये इसमें इसको अगर हम काउंट करने का कोशिश करें तो इस तरह से काउंट कर सकते हैं। देखो पहला ये जो ये पहला कट हुआ तो यहाँ एक एलिमेंट मिला। ठीक है। उसके बाद दूसरा एक कट हुआ तो यहाँ से हमको दो एलिमेंट मिला। ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ से तीसरा जब कट डालें तो यहाँ पर हमको तीन एलिमेंट मिला। तो ये कैसा दिख रहा है, 1 + 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब यही चीज सोचो कि अगर तुम्हारे पास 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता तो पर पहला कट में तुमको 1 मिलता, दूसरा कट में 2 मिलता, तीसरा कट में 3 मिलता और फोर्थ कट में 4 आ जाता, 4 होता। तो ये सम ऑफ द एन, ये सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर जैसा कुछ बन रहा है, 1 + 2 + 3 इस तरह से आ रहा होगा। तो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के केस में जब हमारे पास इस तरह का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और इसका जब हमको पूछा जाता है कि डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन में इसी तरह से हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, देखना। डायमेंशन ऑफ दिस डब्लू, फर्स्ट कट में बस आइडेंटि दिमाग में बैठाना इस चीज़ को। पहला कट में 1 मिलेगा, दूसरा कट में 2 एलिमेंट मिल रहा था, फिर उसी तरह से तीसरा कट में 3 एलिमेंट मिलेगा। और जब तक हम डायगोनल तक पहुंचेंगे तो डायगोनल से ठीक पहले हमको n-1 एलिमेंट मिलेंगे और डायगोनल से ठीक ठीक डायगोनल वाले पोजीशन पे यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में टोटल n एलिमेंट आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, सम ऑफ द n एलिमेंट यानी कि समीशन n, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक समझ में आया। सम n है, 1 से लेकर n तक में रन का इसको ऐड करना है। ठीक। तो चलो ये, तो अगर मान लो कि हम तुमको मैट्रिक अगर मान लो 5 क्रॉस और एन की वैल्यू सपोज करो 5 हो गई, n इक्वल टू 5 हो गया, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द 5 ऑर्डर वाला अगर सब स्पेस है तो उसका डायमेंशन कितना रहेगा। नो नहीं है, ये हो गया। इसी तरह से तुम इसको एक बार जनरेट करके देखो कि क्या कहते हैं, डब्लू मिनट रुकना, सी एन क्रॉस एन ओवर सी करते हैं। ठीक है। और जो सब स्पेस है वो कुछ इस तरह का, एन क्रॉस एन की जगह पर हम यहाँ पर तुमको दे रहे हैं 4 क्रॉस 4 वाला, ये ठीक रहेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है। इस तरह से 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसमें तुमको ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स हमारा दिया गया है उसमें ए आई जे जो है माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल हो रहा है, मतलब ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो अब इसमें तुमको उसी तरह से देखना होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा। ठीक है। कुछ कुछ प्रॉपर्टी इसमें देख लो कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट जो होंगे ए आई जे आई जो होगा वो माइनस ऑफ ए जे जे के इक्वल होगा। इट मीन्स 2 ऑफ ए आई जे इक्वल आई आई इक्वल टू 0। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना,
सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो ऑलवेज जीरो हो जाएगा। सीधे सीधे वैसे ही लिख लो, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो रहेंगे। ये तो जीरो हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग बाकी का चीज़ तुम चेक करके देखो कि कितना इसका बेसिस आना चाहिए, बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे और डायमेंशन उसी के अकॉर्डिंग बताना। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट में एक बात तो क्लियर हो गया कि टोटल कितने डायगोनल एलिमेंट जीरो हो रहे हैं, चार ऐसे एलिमेंट हो रहे हैं जो जीरो हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्स्ट्रा कितना आएगा, कितना अलग हो जाएगा, एक तो बी, दूसरा सी, डी, एच, जे और एल, इतना एलिमेंट अपने आप में अलग रहेगा, ठीक है। तो अगर टोटल को काउंट करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, बिल्कुल सही, डायमेंशन यहाँ पर छः हो जाएगा। अब यही चीज़ को सोचो कि अगर हम इसको अगर उसी तरह से कट के हिसाब से देखें तो पहला कट, अरे ये तो एक ही बार में सभी कट हो गया। देखो, पहला जो कट होता था उसके हिसाब से हमारे फर्स्ट एलिमेंट एक ही एलिमेंट मिल रहा था। सेकंड कट में हमको कितना एलिमेंट मिला, दो। थर्ड कट में देखो यहाँ पर हमको तीन एलिमेंट मिला। लेकिन हम फोर्थ कट अगर लगाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ जीरो ही आ रहा है, वहाँ कुछ आता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री हो रहा है, ठीक है, एक कम हो जा रहा है। अब यही चीज़ सोचो कि फाइव क्रॉस फाइव वाला मैट्रिक्स का कलेक्शन रहता तो फर्स्ट कट में एक एलिमेंट, सेकंड कट में दो एलिमेंट, थर्ड में तीन एलिमेंट और फोर्थ कट तक जाकर के रुक जाते, इसके बाद हम आगे बढ़ते ही नहीं। तो ये टोटल हमारा ये इनका सम चार तीन सात आठ, नौ और एक दस। हम्म, गलती की है, चार तीन सात तीन दस, ठीक है, इतना हो जाता है। अब यही चीज़ को सोचो कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स में हो, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स में दिया गया हो तो फिर हमारे पास कितना होता, हम लोग कहाँ तक चलते, ए वन वन, ए वन टू अप टू ए एन एन या हो गया, और इस जगह पे ए वन एन होता, ठीक है। तो फर्स्ट कट में एक एलिमेंट, सेकंड वाले कट में दो एलिमेंट आता, थर्ड वाले कट में तीन एलिमेंट आता। ऐसे ही हम कहाँ तक चलते, डायगोनल से जस्ट ऊपर वाले लाइन तक ही यहाँ पर चलते, यानी कि डायगोनल के जस्ट ऊपर में कितना एलिमेंट हो जाता है, एक कम उससे, एन माइनस वन एलिमेंट होता है। और डायगोनल वाले एलिमेंट में तो सारे के सारे जीरो हैं और इसके नीचे में तो यही ऊपर वाला ही एलिमेंट रिपीट कर रहा था। तो फिर टोटल डायमेंशन जो हो गया था इस केस में हमारे पास आ जाता इनका टोटल सम, यानी कि एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन अपॉन टू, ये बनता, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिखा देते हैं, डब्ल्यू इज द कलेक्शन ऑफ ए आई जे, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का कलेक्शन है। इसमें हम ये बता रहे हैं कि जो मेरा ए आई जे है वो माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल है। तब उस केस में इसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 सम हो जाएगा एन माइनस वन तक। और ये टोटल सम जो होगा वो इसके बराबर होता है, एन माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो जैसे सम ऑफ द एन टर्म्स ऐड करते थे, एन के जगह एन माइनस वन रिप्लेस कर दो तो टोटल डायमेंशन वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ सोचो कि अगर मान लो तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स का कलेक्शन हो जाता, एन क्रॉस एन ऑर्डर का ही मैट ये सब स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, और डब्ल्यू इज द कलेक्शन ऑफ ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, सच दैट जो मैट्रिक्स आ रहा है ए इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उस केस में इसका डायमेंशन कितना आता। नीचे सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट है,
बिल्कुल सही। इसी तरह से अगर ए तुम्हारे पास ए दूसरा सब स्पेस में ए अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता तो उस केस में भी वही हो जाता। ए इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो उस केस में भी डायमेंशन इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि स्केलर मैट्रिक्स होता तब उस केस में डायमेंशन कितना आता? ये तो हम नहीं बताएंगे। स्केलर मैट्रिक्स का सब स्पेस बनाओ और डायमेंशन चेक करो कितना आएगा। देखो, जो भी स्केलर मैट्रिक्स लिखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ सेम रहता। ए वन वन, ए वन वन, ए वन वन, कहाँ तक, डायगोनल एलिमेंट तक रहते हैं, बाकी सब जगह पर यहाँ जीरो होता है ना। स्केलर मैट्रिक्स का, हाँ स्केलर मैट्रिक्स होता। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, वन 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 अप टू एन, ऊपर में भी सब जगह जीरो, नीचे में भी सब जगह जीरो, तो ये वो मैट्रिक्स है जो जनरेट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही हो जाएगा तुम्हारे बेसिस में एलिमेंट। बेसिस में सीधे सीधे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा एन क्रॉस एन ऑर्डर का। तो इसकी वजह से डायमेंशन यहाँ पर सिर्फ एक आता है, ठीक है। चलो अब यही चीज सोचो कि मान लो कि तुम्हारे पास सी 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स है, ओवर आर दे रहे हैं, ठीक है। एंड डब्ल्यू इज ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। एंड जो मैट्रिक्स है दिस इज ट्राई डायगोनल, ठीक। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको बताना है कि अब इसका डायमेंशन कितना आएगा। ट्राई डायगोनल याद है ना, डायगोनल उसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, ये तीन में एलिमेंट है, बाकी सभी जगह पर जीरो हो जाएगा। देखो, तो अगर हम देखें तो डायगोनल से ऊपर में, डायगोनल में टोटल कितने एलिमेंट आ रहे थे, 7, ठीक है। डायगोनल से जस्ट ऊपर में कितना एलिमेंट होगा, 6। और डायगोनल से जस्ट नीचे में कितना एलिमेंट आ रहा है, 6। तो कुल मिला के जोड़ें तो 6 6 12 और 7 19, ठीक है, 19 आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज को सोचो कि डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं, एन एलिमेंट। डायगोनल से जस्ट ऊपर में कितने एलिमेंट आएंगे, n-1। और डायगोनल के जस्ट नीचे में कितने एलिमेंट आएंगे, n-1। सारे को अगर ऐड कर दें तो 3n-2 बन जाएगा। हम्म। नहीं है, +1 के +1 हो जाएगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। देखो, हाँ ओवर आर है, हाँ ठीक ठीक, ओवर आर बिल्कुल सही, ये ठीक बताया। 19 × 2 बन जाएगा यानी कि 38, बिल्कुल सही। सी एन ओवर सी रहता तब उस केस में 19 बोलते हैं, ठीक। तो अगर मान लो एन क्रॉस एन ओवर सी रखते हैं और यही ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स का पूछा जाता है कि डायमेंशन बताइए, ठीक है। उस केस में इसी मैट्रिक्स का डायमेंशन हमारे पास ये बन जाता, एन, उसके बाद n-1, फिर n-1 ऐड कर दो तो 3n-2 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का हो गया। अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ठीक है, कंडीशंस को अब मिक्स करने वाले हैं। सपोज करो R4 × 3 ऑर्डर का, चाहे 4 × 4 ही रखो ना, 4 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स रखा हुआ है, ओवर द फील्ड आर रखी हुई है। इसका एक सब स्पेस हम इस तरह से दे रहे हैं, ए आई जे 4 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें ये बता दिए कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 0 है। एंड सेकेंडली ये भी बता दिए कि जो मैट्रिक्स है ए इज सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन दो कंडीशन के हेल्प से तुमको चेक करना है इस मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना आएगा।
इसका बेसिस कितना बन सकता है, एक बार पूछ। ठीक है, चलो देखते हैं 9 आएगा या फिर कुछ और आएगा। हाँ 9 आई थिंक आना चाहिए। 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स, ठीक है, चलो देखते हैं स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। जब भी प्रॉब्लम हो ना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि सारे के सारे स्ट्रक्चर को ही चेक कर लो। एक बात देखो कि ट्रेस जो है, इस ट्रेस से हम लोगों को पता चल रहा है A11 A22 A33 प्लस A44 इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, माइनस ऑफ A22 माइनस ऑफ A33 माइनस ऑफ A44, ठीक ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को पता चल रहा है कि A12 जो है A21 के बराबर है, A31 जो है वो A13 के बराबर आ रहा है। उसी तरह से A14 जो है A41 के इक्वल होगा। A21 A23 जो है A32 के इक्वल हो जाएगा और A24 42 के इक्वल होगा। उसी तरह से और कुछ बचेगा तो देखते हैं। A12 A13 A14, यहाँ तो A12 ही आएगा, A22, फिर यहाँ पर से 23 हो गया और यहाँ पर 24 बनेगा। उसी तरह से A31 है ना, ये आ गया 33 A34, लास्ट में A14 24, फिर यहाँ से 3 3 4 और A44, ठीक है, कुछ इस तरह से बन रहा है। तो टोटल कितने अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो ठीक है, ये लोग को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 6 हो गए। फिर उसके बाद डायगोनल वाले 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 6 3 9, ठीक है, बिल्कुल सही। टोटल डायमेंशन हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक अच्छे से फाइंड कर लिए। एक और तरीका होता है इसको फाइंड करने का कि आप जैसे वहाँ पर दिया हुआ था ना कि ये डायमेंशन ऑफ W फाइंड कर रहे हैं, तो वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा, यानी कि जो मेन वेक्टर स्पेस है Cn ओवर Cn जो भी दिया हुआ है, उसका डायमेंशन से हमको कुछ माइनस करना होता है, n स्क्वायर माइनस ऑफ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन में इनइक्वलिटीज यूज होती है ना, कांस्टेंट यूज होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हमको देखना होता है कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर जो हम लोग एक एक काम किए कि पहला तो ट्रेस के हेल्प से पता चल रहा है कि ट्रेस ऑफ A = 0, इट मीन्स A11 A12 सॉरी 22 A233 और A44 = 0 हुआ, ये एक हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखें कि A12 जो है A21 के बराबर है, A13 जो है वो A31 के बराबर है, A14 जो है वो A41 के बराबर हो रहा है। उसी तरह से A23 को चेक किए तो A32 के इक्वल हो रहा है, A24 जो है A42 के इक्वल हो रहा है। नेक्स्ट A32 हो चुका है ना, 34, A34 जो है A43 के इक्वल हो रहा है। तो टोटल देखो यहाँ पर से एक था और यहाँ पर से टोटल कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स जो हो जाएंगे वो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, ठीक है। तो डायमेंशन, हाँ अब इस केस में डायरेक्टली जब डायमेंशन हम पूछे तो डायमेंशन हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 4 16 और यहाँ से 7 गया तो 9 आ गया। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें होता क्या है ना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कंस्टेंट को देखना ज़्यादा जरूरी होता है, मतलब आपस में कौन एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो रहा है। ऐसे अगर इस चीज़ को ना चेक कर पाओ तो बस वैसे ही कंडीशन देख लो, मैट्रिक्स में पुट करके देख लो कितने अलग थलग एलिमेंट हमको मिल रहे हैं, बस उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक तुमको पता चल रहा है तो हम्म, अच्छा यही चीज़ अगर सपोज करो कि इस बार हम दे देते हैं, ठीक है, वही 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स रखो, 4 बाई 4 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स रख रहे हैं। इस बार ये दे रहे हैं कि ए
ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये तो है ही। एंड उसमें ये भी बता रहे हैं कि हमारा जो A23 इक्वल टू A24 इक्वल टू A32, दिस इज इक्वल टू 0 बताया गया है। तो अब तुमको इन सभी सिचुएशन को देखते हुए इसका डायमेंशन बताना पड़ेगा। वाला तो लेना ही नहीं था, ठीक है, वो तो ठीक है। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। एक तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो रहेंगे, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद ये देखें कि एक मिनट पहले मैट्रिक्स को लिख ही लेते हैं, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। डायगोनल पोजीशन पे सारे एलिमेंट हमारे जीरो हो रहे हैं। उसके बाद A23 यानी कि A1 2 3, यहाँ पर वैल्यू जीरो होगा। 2 4 यहाँ वैल्यू जीरो होगा। 3 2 कहने का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर भी वैल्यू जीरो है। और जो एक्स्ट्रा पोजीशंस आएगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। हाँ, 9 एलिमेंट बचा, तो इसमें भी तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पर जो रखा हुआ है, यहाँ पर दोनों बराबर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो रखे हुए हैं वो इसके बराबर हो रहा है, यहाँ जो रखा हुआ है वो इसके बराबर हो रहा है, और ये वाला इसके बराबर हो रहा है। इट मीन्स एग्जैक्टली, हाँ, 4 ही बनेगा, ठीक है। 4 आएगा इसका डायमेंशन। और देखते हैं, रुको, ये तो हो जाएगा। चलो पॉलिनोमियल वाले में आते हैं थोड़ा। अब इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पॉलिनोमियल का जो वेक्टर स्पेस होता है, पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस जिसको हम लोग एफ एक्स ओवर द फील्ड एफ ऐसे हम लोग इंडिकेट करते थे। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स, ठीक है, चाहे जिसमें हमारे जो कोफिशिएंट आते थे वो बेसिकली फील्ड से आते थे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स आर फ्रॉम फील्ड एफ से रहेगा, ठीक है। इन जनरल इसका जो बेसिस कंसिडर किया जाता है, इस तरह के वेक्टर स्पेस का जो बेसिस होगा वो 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट 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 इस तरह से इनफाइनाइट टर्म्स इस बेसिस में रहते हैं। अब इसके बाद तुमको देखना होता है कि जैसे कि अगर वेक्टर स्पेस सपोज करो एक सब स्पेस बना रहे हैं, सब स्पेस सपोज करो इस तरह से पी एक्स, एंड डिग्री ऑफ द पी एक्स सपोज करो लेस देन 2 दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह का एक वेक्टर स्पेस सब स्पेस बनाए हुए हैं, तो तुमको बताना है कि इसका बेसिस कौन होगा, बेसिस कौन बनेगा। तो देखो, सबसे पहला चीज़ तो जो भी पॉलिनोमियल हम बना रहे हैं उसकी डिग्री के बारे में बताया गया है कि लेस देन 2 होगा। इट मीन्स इसका जनरल स्ट्रक्चर पॉलिनोमियल का ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर टाइप का रहेगा, जिसमें ए बी सी हमारे फील्ड से ही आएंगे, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, एक 1, दूसरा एक्स और तीसरा एक्स स्क्वायर। तो यही इसका इस सब स्पेस का बेसिस बनेगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो डिग्री लेस देन, सपोज करो डिग्री लेस देन एन दिया हुआ है तब, ठीक है। अब इस केस में डायमेंशन ऑफ द बेसिस क्या होना चाहिए, वैसे ही रखा हुआ है। कितने एलिमेंट्स यहाँ पर जरूरत पड़ेंगे उस एक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए। हम्म। हाँ लेस, हाँ डायमेंशन कितना आ जाएगा। काउंट करो सारे बेसिस एलिमेंट को, काउंट करो कितने पॉलिनोमियल का डिग्री, उसके बाद उसमें देख लो कितना एलिमेंट जरूरत है।
चेक करो। तो इसमें एन प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। डिग्री लेस देन इक्वल टू एन है, तो उस केस में डायमेंशन हमारा एन प्लस वन होगा। तो बेसिस एलिमेंट जो होगा वन एक्स एक्स स्क्वायर डॉट 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 एक्स टू द पावर एन आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक सब स्पेस इस तरह से बना लो कि पॉलिनोमियल पी एक्स जो है, इसकी डिग्री जो है हम ये बता रहे हैं, डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन थ्री बताया गया है। साथ में ये भी बता रहे हैं कि इसका पी डैश जीरो जो है वो जीरो हो रहा है, पी ऑफ जीरो जो है वो भी जीरो हो रहा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तुमको बताना है कि व्हाट विल बी द डायमेंशन, क्या होना चाहिए डायमेंशन को। तुमको इन तीनों कंडीशन को यूज करना पड़ेगा। जो जनरल स्ट्रक्चर बनेगा पीएक्स का, वो कुछ ए प्लस ए एक्स स्क्वायर ए वन ए टू एक्स क्यूब। अच्छा, एक्स कहाँ है? हाँ हाँ हाँ। पी एक्स हो जाएगा ए प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है। अगर हम पी ऑफ जीरो कर रहे हैं इक्वल टू जीरो करें, तो इसमें हमको मिलेगा कि ए की वैल्यू जीरो हो रही है। अब इसके बाद जब हम पी डैश एक्स कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोगों को मिल रहा है ए वन प्लस टू ए टू एक्स एक्स प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। पी डैश जीरो अगर करें तो फिर इक्वल टू जीरो करने पर ए वन की वैल्यू जीरो हो रही है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि ए और ए वन दोनों जीरो है। मतलब जो पॉलिनोमियल पी एक्स बन रहा है, वो पी एक्स का जनरल स्ट्रक्चर ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली डायमेंशन कितना आना चाहिए, तो बेसिस एलिमेंट में हम लोगों को सिर्फ एक्स स्क्वायर मिल रहा है और एक्स क्यूब आ रहा है। तो दैट्स वाई डायमेंशन इस केस में टू आ जाएगा, ठीक। नहीं समझ में आया, रिपीट कर रहा हूँ। जो पॉलिनोमियल था पी एक्स, हमारे पास ये दिया हुआ था ए प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, ये था 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, जनरल पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद पी ऑफ जीरो कर रहे हैं, तो वो बताया गया कि पी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है, तो इसके हेल्प से पता चला कि ए की वैल्यू हमारी जीरो आ रही है, ठीक है। पी डैश एक्स अगर फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ से मिल रहा है ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पी डैश जीरो अगर करें, तो इक्वल टू जीरो करने पर हमें मिल रहा है ए वन की वैल्यू जीरो। तो अब देखो, ए की वैल्यू भी जीरो हो गई, ए वन की वैल्यू भी जीरो हो गई। तो इससे हमारा जो फाइनल पॉलिनोमियल पी एक्स है, वो कुछ इस तरह से ही सिर्फ दिखेगा, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। अब यहाँ से देखो जनरेटिंग एलिमेंट कौन कौन से होंगे बेसिस में, सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स क्यूब आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि डायमेंशन हमारा टू बनेगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक। इसी तरह से एक इस तरह का पॉलिनोमियल कंसिडर कर लो, सच दैट पी एक्स की डिग्री इज लेस देन इक्वल टू फाइव दिया गया है। एंड इसमें बता रहे हैं कि पी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है, पी डैश जीरो प्लस मान के चलो कि पी डबल डैश जीरो इक्वल टू जीरो बताए हुए हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग तुमको बताना है कि व्हाट विल द डायमेंशन, डायमेंशन क्या होना चाहिए। चेक करके देखो। थ्री आया, अच्छा चेक करते हैं, देखो। पहला तो ठीक है कि इसके हेल्प से पता चला कि ए की वैल्यू जीरो हो गई। अब यहाँ से अगर कर रहे होंगे, तो पी डैश जीरो इक्वल टू पी डैश जीरो, हाँ इस, नहीं नहीं, पी डैश जीरो करने पे हम लोग कितना आ रहा था, ए वन आया होगा ना सिर्फ। ए वन जीरो का ही करेंगे, वहाँ जीरो नहीं बोला गया है। पीछे वाले में ना पी डैश जीरो इक्वल टू जीरो बताए थे, इसमें ये नहीं बताए, इसमें सिंपली बोले कि पी को डिफरेंशिएट करना है, पी डैश फाइंड करना है, पी डबल डैश फाइंड करना है, फिर दोनों में जीरो पुट करके दोनों को ऐड कर देना, ए वन मिलेगा, हाँ। तो इससे हमको ए वन मिला और इसके हेल्प से हमको ए टू मिला, ठीक।
यहाँ से ए वन प्लस ए टू इक्वल टू जीरो हो गया, तो ए वन की जगह पर माइनस ऑफ ए टू लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल तो ऐसा ही रहेगा। फर्स्ट तो जीरो ही हुआ, उसके बाद ए वन एक्स, ए टू की जगह पर सिर्फ तो माइनस ऑफ ए वन एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ए थ्री एक्स क्यूब, और ए फोर एक्स टू द पावर फोर, और इसके बाद ए फाइव एक्स टू द पावर फाइव, ऐसे आ गया। तो देखो अंतर कुछ पड़ नहीं रहा है, जनरेटिंग एलिमेंट्स जो हैं अभी भी वही है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स टू द पावर थ्री है, फोर है, और एक्स पावर फाइव आ रहा है। तो मतलब डायमेंशन हमारा यहाँ फोर आएगा। क्या है, फोर आया था? बताओ। बोलो। हाँ बोलो। बेसिस में यही एलिमेंट होगा ना? माइनस होटल, हाँ हाँ। हाँ उसे कर सकते हैं, उसे कोई फायदा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्केलर्स जो है डायमेंशन फाइव नहीं होगा, फोर। आवाज तो आ रहा है। हेलो। अभी आ रहा है आवाज? हेलो। ठीक है। तो देखो बेसिस में यही चार एलिमेंट, एक दो तीन चार पाँच, हाँ पांच एलिमेंट है, तो एग्जैक्टली डायमेंशन हमारे पास फाइव आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को सारा वेक्टर स्पेस चेक करना होता है, ये डायमेंशन चेक करना होता है। ठीक है। तो यहाँ तक का मेन काम तो हो गया। अब रुको, एक आध क्वेश्चन और इसमें चेक करते हैं।